जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे ख्याल से यूजीसी नेट और सेट 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी से चल रही होगी। हमने काफ़ी सब्जेक्ट कवर कर ली है। इसी क्रम में हमने एक और सब्जेक्ट और कंप्लीट कर ली थी कल, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम नई सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं, वो है हमारी कंपाइलर। कौन सी करने जा रहे हैं? कंपाइलर। ओके, तो आपके कंपाइलर और टीओसी आपके एक ही स्लॉट के अंदर दिया हुआ है। तो आज हम कंपाइलर कंप्लीट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको एक टेस्ट लिंक मिल जाएगा, उस टेस्ट लिंक को जरूर कीजिए, उस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा। चलिए, तो हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारे किस लैंग्वेज के अंदर होती है? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। वो हाई लेवल लैंग्वेज हम कहाँ पास करते हैं? हमारे प्री प्रोसेसर। ओके, किस में? प्री प्रोसेसर। ओके, और प्री प्रोसेसर क्या कहता है? उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। किस में कर देता है? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। फिर ये कहाँ पास होती है? आपकी कंपाइलर में। जी हाँ, ये जो लैंग्वेज है कन्वर्ट हुई है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, कहाँ पास होती है? कंपाइलर को पास होती है। फिर क्या होता है? कंपाइलर है, उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके असेंबली लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट कर देता है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो लैंग्वेज है किस में पास होती है? आपकी असेंबलर में। किस में पास होती है? असेंबलर के अंदर पास हो जाती है। ओके, और फिर जो ये है आपकी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड और असेंबलर। फिर नेक्स्ट जो आपकी मशीन कोड है वो किस में पास हो जाती है? आपके यहाँ पे वर्क होता है लोडर का, लिंकर का, जो भी इनको कोड लोड करना होता है, लिंक करना, तो सारा ये परफॉर्म करते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या आउटपुट में निकल जाता है? एग्जीक्यूटेबल कोड। क्या निकल के आता है? एग्जीक्यूटेबल कोड निकल के आता है। ओके, जो आपकी मशीन समझती है और मशीन उसे क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूटेबल कोड बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं आप? एब्सोल्यूट कोड बोल सकते हो। तो देखिए, मैं थोड़ा शुरू से पढ़ा रहा हूँ ताकि कंपाइलर के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रहे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो ये पढ़ने वाले भैया आप कंपाइलर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कंपाइलर के अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने क्या देखा? कंपाइलर के अंदर आपकी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज पास होती है। क्या होती है? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज किस में पास होती है? आपकी कंपाइलर के अंदर। तो यहाँ जैसे आपकी लैंग्वेज पास होगी तो यहाँ पे कंपाइलर के अंदर क्या होता है? आपके अलग अलग स्टेजेस होती है, ध्यान रखना, अलग अलग फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टेज होती है वो होती है आपकी लेक्सिकल एनालिसिस। क्या होती है? लेक्सिकल एनालिसिस। क्या होती है? लेक्सिकल एनालिसिस। ध्यान रखना, नाम आपको ध्यान रखना है। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर फेज होता है वो होता है आपका सिंटेक्स एनालिसिस। क्या होता है? सिंटेक्स एनालिसिस। क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस के बाद सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट क्या होता है आपके पास? सिमेंटिक एनालिसिस। क्या होता है? सिमेंटिक एनालिसिस। इन सारे के सारे स्टेजेस है, फेजेस है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी स्टेज होती है वो होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। क्या होता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये होता है आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है आपके पास? कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर कोड क्या हो जाता है? आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा, है ना। तो डिटेल के बारे में तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाईली इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी होती है टारगेट कोड जनरेशन। टारगेट कोड जनरेशन। ओके, तो इन स्टेजेस को आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी स्टेजेस क्या होती है? आपकी कंपाइलर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर पास हुई तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? आपका स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जनरेट होता है, ध्यान रखना। लेक्सिकल एनालिसिस क्या जनरेट करती है? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। फिर स्ट्रीम ऑफ टोकन आपके सिंटैक्स एनालिसिस फेज के अंदर पास हुए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? पार्स ट्री। क्या मिलेगा? पार्स ट्री, है ना। पार्स ट्री क्या था क्या नहीं हम पढ़ने वाले हैं। पार्स ट्री बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो आप? सिंटेक्स ट्री। क्या बोल सकते हो? सिंटेक्स ट्री।
फिर जब ये सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर पास होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा आपके, फिर से पार्स ट्री। अब ये पार्स ट्री होगा, वो ट्री होगा जो आपके सिमेंटिक्स चेक करके जनरेट हुआ होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर आपके यहाँ पे टाइप ऑफ कोड होते हैं, तो नेक्स्ट जो जनरेट होगा वो हो गया आपके 3 कोड एड्रेस, 3 एड्रेस कोड बोल दो या 3 कोड एड्रेस बोल दो। ओके, इस तरीके से आपके सारे के सारे आउटपुट में निकलते रहेंगे और लास्ट में यहाँ पे आपकी क्या निकल जाएगी, असेंबली लैंग्वेज। क्या निकल के आ जाएगी आउटपुट में, असेंबली लैंग्वेज। और ये आउटपुट कहाँ पास होगा, यहाँ पे असेंबली के अंदर। तो जो कंपाइलर सब्जेक्ट है ना उसके अंदर हमें ये सारे के सारे फेजेस पढ़ने, क्या पढ़ने, ये सारे के सारे फेजेस पढ़ने होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ होती है सिंबल टेबल। क्या होती है, सिंबल टेबल, जहाँ पे आपके सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं, है ना। आईडी है, टोकन्स है, डेटा टाइप्स है, ये सारे के सारे आप कहाँ रखे जाते हैं, सिंबल टेबल के अंदर। और यहाँ पे एक और ये होता है आपके पास एरर हैंडलिंग। यहाँ पे होता है एरर हैंडलिंग। ये क्या करता है, अगर किसी भी स्टेज के अंदर, फेज के अंदर कोई एरर आती है तो इसको हैंडल करने का काम करता है। ये क्या आपके एरर हैंडलिंग। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप मोटे तौर के ऊपर आप कंपाइलर का आर्किटेक्चर समझ सकते हो कि किस तरीके से क्या काम करता है। जो कंपाइलर सब्जेक्ट है उसके अंदर हम बेसिकली इस कंपाइलर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या फेजेस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं ना, उसके बारे में हम पूरा का पूरा देखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा फेज नहीं है, तो ये 7 है, इनमें से कोई 3 दे देंगे और एक कोई और फेज दे देंगे। तो आपको सातों नाम याद रखने जरूरी है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटेक्स फेज, सेमेंटिक्स फेज, इंटरमीडिएट फेज, कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज और टारगेट फेज। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटेक्स फेज, सेमेंटिक्स फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेशन फेज। ये आपको नाम याद होने जरूरी है। यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। फिर पूछा जाता है कि भाई स्ट्रीम ऑफ टोकन्स कौन से फेज के अंदर पास किया जाता है, बताएं आप। स्ट्रीम ऑफ टोकन कौन से फेज के अंदर पास किया जाता है, तो वो आपके सिंटेक्स एनालिसिस फेज। और कौन से फेज के आउटपुट में निकलता है, वो है आपके लेक्सिकल एनालिसिस फेज। तो ये जो मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया है वो अपने आप में ही काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट डायग्राम होने वाला है। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्या थे, मैंने आपको फेजेस बताए। तो अभी अगर आप बोलोगे तो फेजेस को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ ताकि यहाँ से आपको चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रिंग दी हुई है, x = a + b * c। क्या दी हुई है, x = a + b * c। वो जो स्ट्रिंग है आपके कहाँ पास हुई है, लेक्सिकल फेज के अंदर। तो मैं लिख लेता हूँ लेक्सिकल एनालिसिस। क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। अब लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो आप लिख सकते हो टोकन इस तरह से बनेंगे, id = id + id * id। अब सर ये कैसे बन गए, ये कैसे बन गए, हम क्या करते हैं, जो आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज है वहाँ पे हम क्या पास करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या पास करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका जो पास किया है वो है i × i + d। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम कहाँ पास करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस फेज के अंदर। इसके आधार पे ये क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसको स्ट्रीम ऑफ टोकन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर जो स्ट्रीम ऑफ टोकन है वो कहाँ पास होगी, नेक्स्ट फेज बताइए, वो है आपके सिंटेक्स एनालाइजर फेज। ठीक है, कहाँ पास होगी, सिंटेक्स एनालाइजर फेज के अंदर ये आपके पास होगी। ओके, और यहाँ पे अब क्या सप्लाई किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो मान लीजिए अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको पास की गई है, s = id। ठीक है, हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग अलग हो सकती है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, e + t/t और t + t*f/f। और ये क्या हो जाएगा, f क्या बना रहा है लास्ट में आपके id बना रहा है। तो ये क्या हो गया आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो सिंटेक्स एनालिसिस को दे दी गई है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये पार्स ट्री जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, पार्स ट्री।
तो देखिए पास ट्री कैसे बनाएगा, ये एस से क्या डिराइव हो रहा है आपके पास, आईडी। अब ये क्या करेगा, ये बनाने की कोशिश करेगा, है ना, आईडी। ओके, ये क्या हो गया, आईडी इक्वल टू अब यहाँ पे मुझे ये बनाना है तो मैं इसकी सहायता से बनाऊंगा। ये क्या हो जाएगा आपके ई, और ई से क्या जनरेट करूंगा मैं, ई, और यहाँ पे टी, और ये क्या दे जाएगा प्लस। देखिए एस से मैंने आईडी बनाया, और फिर मैं क्या बना रहा हूँ, ई से क्या बना रहा हूँ, ई प्लस टी। क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ से, ई से ई प्लस टी, की मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है। ओके, और टी से फिर मैं क्या बनाने की कोशिश करूँगा, वापस टी से मैं बनाऊँगा ये क्या हो जाए आपके, टी स्टार एफ, क्या हो जाएगा, टी स्टार एफ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इनके जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो डिफाइन कर लूँगा। तो ई से देखिए टी भी बन रहा है, और टी से एफ बन रहा है, और एफ से डायरेक्ट आईडी बन रहा है। तो ई से आपके यहाँ टी बन जाएगा, टी से एफ, ठीक है, टी से आपके पास क्या बन जाएगा, एफ, और एफ से क्या बन जाएगा आपके पास, आईडी बन जाएगा। तो ये हो गया एफ, और एफ से क्या बन जाएगा, ये आईडी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे सेम केस हो जाएगा, टी से आपके एफ बन जाएगा, और एफ से क्या बन जाएगा, आईडी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या एफ से आपके पास क्या आईडी बन जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे, देखिए आईडी इक्वल टू आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी ये, वो पूरी की पूरी बन के आ चुकी है। अब जो ये स्ट्रिंग है आपके कहाँ पास हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग आपके कहाँ पास होगी, ये पास होगी आपके सिमेंटिक्स एनालाइजर के अंदर। कहाँ पास होगी, सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी। ओके, ये स्ट्रिंग कहाँ पास होगी, आपके सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को देखिए यहाँ पे, पार्स ट्री सिमेंटिकली वेरीफाइड। इसका मतलब क्या है, आपका जो पार्स ट्री है वो सिमेंटिकली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, सिमेंटिकली वेरीफाइड मतलब जो ट्री बन के आया है वो उसके सेमेटिक्स के हिसाब से, जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने अप्लाई की उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो फिर वो कहाँ पास होगा, आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज के अंदर। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज के अंदर अब ये क्या करेगा, इसको 3 लाइन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा, 3 लाइन कोड के अंदर। तो देखिए वेरिएबल असाइन करता है ये, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, T1 इक्वल टू बी स्टार सी, और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस T1, यहाँ पे बंद कर दीजिए, और X इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3। तो इस कोड को हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, 3 एड्रेस। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो भी लिखवा रहा हूँ, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, है ना, इसलिए मैं आपको इसको लिखवा के समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो कोड है इसको कंपाइलर क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो आपका कोड है कहाँ पास हो जाएगा, आपके ये कोड ऑप्टिमाइजर के पास। किसके पास, कोड ऑप्टिमाइजर। और इस कोड को ये क्या कर देगा, ऑप्टिमाइज करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे इतने वेरिएबल की जरूरत नहीं है, ये अब ये 3 एड्रेस कोड इसको 2 एड्रेस कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखिए T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बी स्टार सी, और यहाँ पे आप देख सकते हो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, T1, A प्लस डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, T1। तो ये डायरेक्ट जो आपका कोड था पहले 3 एड्रेस कोड था, किस में कन्वर्ट हो गया, आपके 2 एड्रेस कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसने कोड को क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। किसने कर दिया, कोड ऑप्टिमाइजर ने। ओके, और उसके बाद जो आपका एक कोड है वो किसे पास होगा, आपके जो नेक्स्ट जो आपका कोड है वो आपको किसे पास हो जाएगा, आपके टारगेट कोड जनरेटर को। किसे पास हो जाएगा, टारगेट कोड जनरेटर। तो इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, चलिए लॉन्ग लिखना, टारगेट कोड जनरेटर। क्या हो जाएगा, टारगेट कोड जनरेटर को ये कोड क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा। और टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसके नेमोनिक्स के अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये कोड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो इसको रजिस्टर में ले लेगा R1 और R2, फिर ऐड करेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे R0 और R2, और इसको मूव करा देगा। कहाँ मूव करा देगा, मेमोरी के अंदर, R2 और X। अगर आपने COA पढ़ी हो तो ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाएगी। उसके अंदर मेरे को अच्छे से समझाया था कि असेंबली लैंग्वेज का हम यूज़ कैसे करते हैं।
ओके। और फाइनली जो आउटपुट है असेंबली लैंग्वेज किस में पास हो जाएगा, नेक्स्ट जो आपका असेंबलर के अंदर। तो इस तरीके से आपका कंपाइलर पूरा का पूरा वर्क करता है। क्या करता है, इस तरीके से कंपाइलर वर्क करता है। तो हम सारे फेजेस के ऊपर एक बार वापस आ जाते हैं। देखिए कौन यहाँ पे क्या काम करता है, एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं। जो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, यहाँ देखिए रिमूव वाइट स्पेस, रिमूव वाइट स्पेस, और क्या करता है, रिमूव कमेंट्स। जो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, वाइट स्पेस हटाता है और कमेंट्स को हटा देता है। ठीक है। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन की सहायता से लेक्सिकल एनालिसिस क्या कन्वर्ट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन। ये क्या है आपके, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, क्या है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स है ये। ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पास होती है सिंटेक्स एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाता है, ये आपके एक पार्स ट्री बनाता है। क्या बनाता है, पार्स ट्री। इसे क्या बोलते हैं, पार्स ट्री बोलते हैं। ओके ठीक है। चलिए फिर ये पार्स ट्री क्या होता है, नेक्स्ट फेज के अंदर सिमेंटिकली वेरीफाइड होता है। यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। फिर इसे हम किसे पास करते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। किसे करते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। और ये फिर 3 लाइन है, इसको 2 लाइन में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये है कि जो लेक्स है वो कौन से टूल का यूज़ करता है, लेक्सिकल एनालिसिस कौन से टूल का यूज़ करता है, लेक्स टूल का यूज़ करता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये लेक्स टूल का यूज़ करता है। ओके। और सिंटेक्स एनालिसिस कौन से टूल का यूज़ करता है, वो याक टूल का करता है। किसका करता है, याक टूल का करता है। या मैं आपको यूनिक्स के रेफरेंस में बता रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो वीडियो स्लो करके या वापस रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप चलते रहोगे तो एंड ऑफ द वीडियो आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। ओके। तो हम हाई डेप्थ में तो नहीं जा रहे हैं, पर आपको एक बार थोड़ा माइंड सेट हो जाए, उतना तो मुझे कम से कम पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, है ना। सिंबल टेबल की अगर हम बात करें तो सिंबल टेबल के बारे में आप लिख लीजिए। सिंबल टेबल का क्या काम है, ठीक है। तो लिख लिए, सिंबल टेबल इज एन important data structure created and maintained by compiler in order to store information about occurrence of various entities such as variable name, function name, ऑब्जेक्ट, क्लासेस एटसेट्रा। तो हम क्या होता है, देखिए टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल नेम है, फंक्शन नेम है, ऑब्जेक्ट्स है, उनको क्या किया जाता है, टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टाइप से उनको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है या सेट किया जाता है। तो सिंबल टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सिंबल टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 फेज काम करते हैं आपके, 2 फेज काम करते हैं। फर्स्ट फेज है आपका एनालिसिस फेज, जिसके अंदर आपके कौन कौन से फेज है देख लीजिए। लेक्सिकल एनालिसिस, ध्यान रखना, लेक्सिकल एनालिसिस प्लस सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है, प्लस कौन सा हो जाएगा आपके, सिमेंटिक्स एनालिसिस। ये आपके कौन से फेज के अंदर आते हैं, एनालिसिस फेज के अंदर। और सिंथेसिस फेज के अंदर कौन से आते हैं आपके, सिंथेसिस फेज के अंदर बाकी बचे हुए हैं ना आपके फेजेस, वो आएंगे। एक आएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिर कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर, ठीक है, टारगेट कोड जनरेटर। ये आपके किस में आएंगे, सिंथेसिस फेज के अंदर आएंगे। ठीक है।
चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लेक्सिकल एनालिसिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर कि एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस फेज की हम बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? ये आपके एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हटा देता है। इट रिमूव, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस, और क्या करता है ये? इट रिमूव कमेंट, और क्या करता है? कन्वर्ट स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर इनटू टोकन्स। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करता है? टोकन के अंदर कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है? फाइंड हाउ मेनी टोकन्स आर देयर, कितने टोकन पॉसिबल है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो ये दिया गया है इंट मैक्स एक्स कोमा वाई। ओके, और दिया हुआ है आपको इंट मैक्स कोमा वाई, और आपको क्या दिया हुआ है? इंट एक्स कोमा वाई, और ये ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है? रिटर्न एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, दिया जाएगा एक्स वाई, और ये आपको क्या निकालना है? टोकन्स निकालना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे टोकन्स, हम कैसे करेंगे? ये क्या हो गया? एक, ये क्या हो गया? दो, ये पूरा एक, ये दो, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और क्या हो गए? 25। तो यहाँ पे कितने टोकन अवेलेबल है? 25 टोकन। कितने टोकन अवेलेबल है? 25 टोकन। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है प्रिंट एफ, ठीक है, और पूछा गया है %d, हाँ इस तरीके से दिया हुआ है, और दिया हुआ है $x, और ये दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है कि कितने टोकन पॉसिबल है। तो बताइए कितने पॉसिबल है? एक, ये पूरा शब्द, दूसरा ये ब्रैकेट, ये क्या है आपके? ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है दोनों, ठीक है। दो, फिर ध्यान रखना जो इस तरीके से एक साथ दिया होता है ना स्ट्रिंग के अंदर, वो पूरा पूरा आपके एक गिनाएगा हमेशा। क्या गिनाएगा? एक गिनाएगा। 1 2, ये क्या हो गया? 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया? 8। इसमें कितने टोकन पॉसिबल है? 8 टोकन है। तो दोनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। ओके, इसी तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो अब हमें, तो देखिए काफ़ी हाई डेप्थ के अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा। ओके, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम के अंदर अगर इस तरह से आए तो आप डायरेक्ट इसको करके और आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, मान लीजिए आपको एक ग्रामर दी हुई है, ये दी हुई है ई प्लस ई स्लैश ई स्टार ई, फिर दीजिए स्लैश ID, है ना, और स्ट्रिंग दी हुई है ID प्लस ID स्टार ID, ये आपको ग्रामर दी हुई है। तो आपको क्या करना है? लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव और राइट मोस्ट डिराइवेटिव, दो तरीके से हम इस ग्रामर से स्ट्रिंग को जनरेट करनी है। क्या करना है? इस ग्रामर से स्ट्रिंग को जनरेट करनी है। तो हम स्ट्रिंग को दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, E = मैं लिख रहा हूँ E प्लस E,
ओके। और पहले इस ग्रामर को लेफ्ट साइड से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या हो सकता है, आई डी, ये क्या हो गया आई डी, प्लस मुझे क्या बनाना है, आई डी स्टार आई डी बनाना है। तो इस ई के अंदर अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ ई स्टार ई, क्या रख रहा हूँ ई स्टार ई, तो ई स्टार ई, ओके। आई डी एज इट इज आई डी रहेगा, प्लस इस ई को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ई इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो सकता है आई डी, है ना, ये हो गया आई डी स्टार ई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आई डी स्टार ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई प्लस आई डी। तो ये जो ग्रामर मैंने डिराइव की वो क्या है, लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव। अगर इसको मैं राइट मोस्ट से डिराइव करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई प्लस ई, ये क्या हो जाएगा ई एज इट इज रहेगा, प्लस में यहाँ पे क्या कर दूंगा, ई को किससे रिप्लेस कर दूंगा, ई स्टार ई, क्योंकि देखो मुझे अल्टीमेटली ये बनाना है। अगर मैं डायरेक्ट आई डी लिख लूँगा तो स्टार ई कैसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा ई। ये देखो आप करते रहोगे ना सोल्व तो ही आपको चीज़ें क्लियर होगी ना। ई प्लस ई स्टार, यहाँ क्या लिख लूँगा मैं आई डी, क्योंकि मैं राइट साइड से ग्रामर डिराइव कर रहा हूँ। ई प्लस आई डी स्टार आई डी, और ये क्या हो जाएगा आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। यहाँ अगर आप देखोगे तो ग्रामर मैंने राइट साइड से डिराइव की है। तो इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव, इसको मैं बोलता हूँ राइट मोस्ट डिराइवेटिव। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ ये है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखिए इसको करिए आप, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 3 स्टार 4, इसको क्या करना है, आपको डिराइव करना है। क्या करना है, डिराइव करना है, ओके। तो वही ग्रामर जो ऊपर दी हुई इससे डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव से इसको डिराइव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई से मैं क्या बना दूंगा, ई प्लस ई, ओके। और यहाँ पे ई की वैल्यू में क्या रख दूंगा, आई डी, और यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मुझे स्टार बनाना है ना, सेम वही है ना, ई स्टार ई, और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा आई डी और आई डी। चलिए मैं वैल्यू रख देता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, ई प्लस में क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। मैं ये डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 3 स्टार 4, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 4। अब इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 2 + 3 स्टार 4। बताइए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, डिराइव होके क्या आएगा बताइए आप मेरे को। इससे क्या डिराइव होके आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 × 3 और क्या आ जाएगा +2, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 4 + 2, जो लोअर लेवल होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर हायर लेवल, इसके अंदर ध्यान रखना। चलिए आगे हम पढ़ेंगे जैसे एसोसिएट प्रेसिडेंसी कैसे हम डिसाइड करते हैं। अपर लेवल पे होता है कम प्रायोरिटी का होता है, और लोअर लेवल पे होता है हायर प्रायोरिटी का होता है। अब इसी को मैं राइट मोस्ट डिराइवेटिव से डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट मोस्ट डिराइवेटिव से, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ई, देखिए आ जाएगा ई और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, स्टार लिखूंगा, सबसे पहले स्टार बना दूंगा ना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके आई डी, और अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा प्लस ई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख लीजिए आप, इसको थोड़ा आप ऐसे लिख लीजिए। ये क्या हो गया आपका ई, तो ये क्या हो गया ई, ये क्या हो गया प्लस, और ये हो गया ई। यहाँ से बना दीजिए आई डी और ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो रही है 2, 3 और यहाँ पे क्या हो रही है 4। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए लोअर प्रायोरिटी पे इसका लोअर लेवल पे ये 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, तो ये प्लस एग्जीक्यूट पहले होगा, 2 + 3 5 स्टार 4, यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट 4। तो यहाँ देखिए एक ही स्ट्रिंग के 2 आउटपुट आ रहे हैं, 14 आ रहा है 20 आ रहा है। तो कंपाइलर कैसे समझेगा कि भाई मुझे इस पार्स ट्री से मेरे को स्ट्रिंग पार्स करनी है या इस पार्स ट्री से मेरे को स्ट्रिंग पार्स करनी है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस सिचुएशन। क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस सिचुएशन। और हमारी ग्रामर से जो पार्स ट्री जनरेट हो उसमें कभी भी हमारी एम्बिग्यूअस सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। क्या नहीं बननी चाहिए, एम्बिग्यूअस सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। क्योंकि पार्सर कैसे डिसाइड करेगा कि भाई मुझे कौन सी स्ट्रिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी कभी भी
जो आपकी जो ग्रामर है उसका जो पास्ट ही बनेगा कभी एम्बिगियस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया था एक एम्बिगियस सिचुएशन का उदाहरण। दूसरा एक और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मैं आपको किसका बताया, आपको एम्बिगियस सिचुएशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एम्बिगियस सिचुएशन, ठीक है। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेफ्ट रिकर्शन। लेफ्ट रिकर्शन के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है जो इस तरीके से डिराइव की हुई है, ए डिटरमाइंस ए अल्फा बीटा। अब इस केस के अंदर क्या होगा, आप जब भी स्ट्रिंग डिटरमाइन करोगे कैसे निकलेगी, देखिए एक तो स्ट्रिंग अगर आपकी जो ग्रामर डिराइव करोगे कैसे बनोगे, ए से क्या बना सकते हो आप, डायरेक्ट क्या बना सकते हो, बीटा बना सकते हो। इससे क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, ए से क्या बन सकता है, ए, और नेक्स्ट क्या बन सकता है आपके पास, ये क्या बन सकता है आपके ए और अल्फा, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग को आप क्या करोगे और एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा। पर अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे भी बनेगी, ए से क्या बन जाएगा ए अल्फा, ये हो गया ए अल्फा, फिर क्या हो गया ए अल्फा, फिर क्या हो गया ए अल्फा, इस तरीके से स्ट्रिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ये उसी प्रकार से जैसे हम फंक्शन लिखते हैं ना, ए और हमने फंक्शन लिखा है, सबसे पहले हमने रिकर्सन लगा लिया और उसके बाद हमने कोई भी होल्डिंग कंडीशन लिखी और उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक इनफाइनाइट लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, इनफाइनाइट लूप बन रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप ग्रामर लिखो तो ग्रामर आपकी कभी भी लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ए से डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप के अंदर ए डिराइव नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी ग्रामर हो कभी भी लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट मोस्ट डिराइवेटिव हमारी ग्रामर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे फिर एक और सिचुएशन यहाँ पे क्या अरेज होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की। क्या अरेज होती है यहाँ पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। देखिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रामर डिवाइड की गई है, ग्रामर लिखी है ए डिटरमाइंस अल्फा और ये हो गया आपके पास बीटा 1, फिर हो गया अल्फा बीटा 2, फिर हो गया अल्फा और बीटा 3। आई बात समझ में। तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना, जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से उसने ए बनाया और ए से उसने एग्जीक्यूट किया अल्फा और फिर एग्जीक्यूट किया बीटा 1। जैसे उसने बीटा 1 एग्जीक्यूट किया उसको पता चला नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ उससे तो मेरा आउटपुट निकला ही नहीं, तो वापस क्या करेगा, ये बैक ट्रैक करेगा। क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, है ना, बैक ट्रैकिंग। क्या करेगा, ये बैक ट्रैक करेगा। आई बात समझ में। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको एग्जीक्यूट करेगा अल्फा से बीटा 2, फिर देखा कि नहीं जो मैं बनाना चाहता हूँ बना ही नहीं स्ट्रिंग, फिर से बैक ट्रैक करेगा। फिर देखा अल्फा बीटा 3, वो देखेगा नहीं जो मैं बना ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, कंपाइलर को बार बार क्या करना पड़ रहा है, बैक ट्रैकिंग करना पड़ रहा है। इससे आपका कंपाइलर क्या हो रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ध्यान रखना आपकी जो ग्रामर है वो दो तरह की हो सकती है, एम्बिजियस और अनएम्बिजियस। तो हमें एम्बिजियस ग्रामर नहीं चाहिए। जो आपकी ग्रामर है वो किस तरह की हो सकती है, आपकी लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। तो हमें लेफ्ट रिकर्सिव नहीं चाहिए, है ना। और आपकी जो ग्रामर है वो दो तरह की हो सकती है, डिटर्मिनिस्टिक। आपकी ग्रामर दो तरह से हो सकती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। तो हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी ग्रामर एम्बिजियस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होनी चाहिए।
आई बात समझ में। तो इसको कैसे करते हैं, ख़त्म कैसे करते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं, वो मैं अभी इसके अंदर आपको नहीं बता पाऊँगा, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और क्रैश कोर्स के अंदर इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। ओके, तो बाकी मैं आपकी मैराथन क्लास लेके आऊँगा, वहाँ से इसके आगे की जो भी चीज़ है मैं आपको डिटेल के अंदर बता दूँगा। आई बात समझ में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। फिर देखिए, इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम एलिमिनेट किससे करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग से, ये ध्यान रखना। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसको एलिमिनेट किससे करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग से। इसका सॉल्यूशन लिख लो आप, लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग से। किससे करते हैं हम, लेफ्ट फैक्टरिंग से नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम एलिमिनेट करते हैं। ओके, और जो लेफ्ट रिकर्शन है उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं हम, इसको हम क्या करते हैं, इसको राइट रिकर्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट करते हैं, राइट रिकर्शन के अंदर, है ना। इसको लेफ्ट की जगह हम राइट रिकर्शन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और एम्बिजियस ग्रामर को भी क्या करते हैं, हम अनएम्बिजियस ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारे पार्सर। क्या पढ़ने वाले, पार्सर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको जो मैं बनाने वाला हूँ उससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर मिल जाएगा, और ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया आपके पार्सर। तो अभी तक पार्स ट्री आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो पार्सर है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक है आपके टॉप डाउन पार्सर, क्या है, टॉप डाउन पार्सर। दूसरा है आपके बॉटम अप पार्सर, बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। फिर ये जो टॉप डाउन पार्सर है ना, आपके दो तरीके से फर्दर डिवाइडेड है। क्या है, टॉप डाउन पार्सर विथ फुल बैक ट्रैकिंग, ऐसा पार्सर जो बैक ट्रैकिंग का यूज़ करता है। बैक ट्रैकिंग क्या होती है हमने समझ ली। इसके अंदर कौन से मेथड का यूज़ करता है, वो मेथड है आपके ब्रूट फोर्स मेथड। कौन सा है, ब्रूट फोर्स मेथड। फिर एक जो पार्सर वो है जो टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, बिना बैक ट्रैकिंग के पार्सर, ये बैक ट्रैकिंग का यूज नहीं करता है। ये फर्दर आपके जो डिवाइड है दो तरीके से डिवाइड है। कौन कौन से आपके, रिकर्शन डिसेंट, रिकर्शन डिसेंट, और दूसरा है आपके नॉन रिकर्शन डिसेंट, रिकर्शन डिसेंट और नॉन रिकर्शन डिसेंट। इसे क्या बोलते हैं, LL1 पार्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LL1 पार्सर, ठीक है। फिर देखिए बॉटम अप जो आपका पार्सर है, बॉटम अप पार्सर ये दो तरीके से डिवाइडेड है। कितने तरीके से, इसको भी हमने दो तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, और नेक्स्ट है जो आपका है LR पार्सर। नाम तो सुना ही होगा, LR पार्सर, ठीक है। ये फर्दर चार तरीके से आपके डिवाइडेड है। LR0 पार्सर, SLR1 पार्सर, LALR1 पार्सर, और क्या है, CLR1 पार्सर, ठीक है। तो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखनी है। पार्सर जो है आपके एम्बिजियस ग्रामर को सपोर्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। जो भी ये पार्सर है वो एम्बिजियस ग्रामर को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर इसके अंदर एक अपवाद है, वो है आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। ये क्या आपके एम्बिजियस ग्रामर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एम्बिजियस ग्रामर को भी पार्स कर देता है, सपोर्ट करता है मतलब पार्स कर देता है। बॉटम अप पार्सर को हम SR पार्सर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SR पार्सर, ठीक है। फिर यह देखिए टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, ये क्या है, आपके लेफ्ट रिकर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर आपकी ग्रामर है तो उसको पार्स नहीं करता है। क्या करेगा, पार्स नहीं करेगा। ओके,
तो ये जो चीज़ें बताइए मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि भाई एसएलआर पार्सर कौन सा है, टॉप डाउन पार्सर है, बॉटम अप पार्सर है। आपको अगर इसकी कैटेगरी पता है तो आप आराम से बता दोगे। ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा एमबीजीएस ग्रामर को सपोर्ट करता है, ठीक है, एमबीजीएस ग्रामर को भी पार्ट्स कर देता है। तो पूछा जाएगा, आपको कुछ भी दे देंगे, LL1, LR0, SLR1 और एक दे देंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर। तो मैंने बता दिया ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर आपके एमबीजीएस ग्रामर को भी पार्स करता है, ठीक है। टॉप डाउन पार्सर है वो आपके क्या करता है, फॉलो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, आपने देखा था ना अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, उसको फॉलो करता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। और आपका जो बॉटम अप पार्सर है वो क्या करता है, देखिए फॉलो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बॉटम अप पार्सर राइट मोस्ट डेरिवेटिव का रिवर्स फॉलो करता है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए बताने को यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट क्या होता है, फॉलो क्या होता है, पर अभी यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी जो फर्स्ट है फॉलो हो वो मैं आपको मैराथन क्लास लेके आऊँगा, तब मैं आपको जो एग्जाम वहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, है ना। मैराथन क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ के सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए, यहाँ पे पावर से रिलेटेड। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे वापस LR पार्सर आपके कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। क्या है, LR0, फिर SLR1, ठीक है, और ये होता है LALR1, ओके, और ये होता है आपके CLR1, या इसको क्या बोला जाता है, LR1। क्या बोला जाता है, LR1 बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर L का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट, और R का मतलब राइट मोस्ट डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, S का मतलब या सिंपल है, लेफ्ट टू राइट पर करेगा, राइट मोस्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पे ये L का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस L का मतलब है लुक अहेड। क्या है, लुक अहेड, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट टू राइट चलेगा और राइट मोस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे C का मतलब है कैनोनिकल, लेफ्ट टू राइट चलेगा और राइट मोस्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो है आपके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनकी जो पावर है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पावर इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब CLR की पावर LLR से ज़्यादा है, LLR की पावर SLR से ज़्यादा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये जो दोनों है ना वो किसका यूज़ करते हैं, आपके LR0 आइटम्स का। अब आइटम्स क्या होता है क्या नहीं, इसके लिए हमें डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा। LR0 आइटम्स, और ये जो आपके यूज़ करते हैं वो LR1 आइटम्स का करते हैं। क्या करते हैं, LR1 आइटम का यूज़ करते हैं, ओके। और यहाँ पे जो 1 होता है ना, जिसे मान लीजिए LR1 है, तो ये आपको क्या बताए, लुक अहेड, नंबर ऑफ लुक अहेड बताता है। तो ये सारी चीज़ डिटेल पार्ट की है। अभी जो बता रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ आता है कि पावर इंक्रीजिंग होती है इस तरीके से, LR0 आइटम्स और LR1 आइटम बताता है LLR में, CLR1 के अंदर। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा CLR के अंदर ज़्यादा होगी, किससे, LLR इक्वल टू SLR। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। LLR और SLR के अंदर स्टेट हमेशा बराबर होगी, और CLR के अंदर इनसे हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, बराबर या इससे ज़्यादा होगी, याद कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके, ठीक है। चलिए अब और क्या इम्पोर्टेंट है सर, और जो इम्पोर्टेंट है वो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम आप ये याद कर लीजिए प्लीज़। आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके इनमें से ही निकल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ ना, इनसे आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, अगर आपने कंपाइलर नहीं पढ़ रखी है एक बार तो भी, ठीक है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए आपके लिए क्या है। फिर जो नेक्स्ट है आपके पास सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। क्या है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, है ना।
ये आपके पास सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, इसको हम बोलते हैं SDT। इसका मतलब क्या है, ग्रामर प्लस सिमेंटिक्स रूल्स, उस दोनों से बनके क्या बनता है आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बनता है। यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ये एस एट्रीब्यूट SDT और क्या हो जाएगा आपके एल एट्रीब्यूट SDT। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है मतलब इसका, दोनों का मतलब। फर्स्ट देखिए, ये याद कर लीजिए आप, ये होते हैं आपके सिंथेसाइज्ड, ठीक है, और ये होते हैं आपके सिंथेसाइज प्लस इनहेरिटेड, सिंथेसाइज प्लस इनहेरिटेड। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो होते हैं सिमेंटिक्स, सिमेंटिक एक्शंस आर प्लेस एट राइट एंड ऑफ प्रोडक्शन। सिमेंटिक एक्शन को प्रोडक्शन के राइट साइड में रखा जाता है, और इसका क्या है, सिमेंटिक एक्शंस आर प्लेस एनीवेयर, है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जो आते हुए लिखवा रहा हूँ। ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, और ये आपके टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, ये बॉटम अप करता है, ये आपके टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, पेरेंट टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड, इसके अंदर वे क्या हो गया, टेकिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट ओनली, टेकिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट ओनली। ओके, तो ये जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया है, डिटेल बताइए, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक तो यहाँ से आता है, ये बॉटम अप पार्सर या टॉप डाउन पार्सर इस चीज़ का। फिर ये पूछा जाता है कि इनहेरिटेड कौन सा है, तो ये सिंथेसाइज और सिंथेसाइज इनहेरिटेड दोनों है। इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। अब और क्या है सर इसके अंदर, और देखिए क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये जो होते हैं आपके दो फॉर्म के अंदर होते हैं, देखिए यहाँ पे, एक होता है लीनियर फॉर्म और एक होता है आपके ट्री फॉर्म, लीनियर फॉर्म और ट्री फॉर्म। जो आपका लीनियर फॉर्म होता है वो होता है आपके रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम पोस्टफिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड। अभी हमने देखा था 3 एड्रेस कोड के अंदर। फिर पोस्टफिक्स हम देख सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, एल्गोरिथम के अंदर हमने देख चुके हैं। ये आप फर्दर आपके 3 तरीके से डिराइव होते हैं, क्वाड्रपल्स 4 एड्रेस के अंदर, यह होता है ट्रिपल्स 3 एड्रेस के अंदर, यह होता है आपके इनडायरेक्ट ट्रिपलेट्स, इनडायरेक्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्री फॉर्म जो होती है आपकी 2 तरह की होती है, क्या होती है, सिंटेक्स ट्री, और होती है आपके डायरेक्टिक साइक्लिक ग्राफ, जिसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखा था। तो देखिए अगर आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आप देखोगे कि आप सारी चीज़ों को एक साथ क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो। यही तो ब्यूटी है कंप्यूटर साइंस की, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपके ऑप्टिमाइजेशन। क्या है आपके ऑप्टिमाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं, कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं ना। ये सारी की सारी हम वो सारी की सारी स्टेजेस ही पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन वो आपकी 2 तरीके से है, एक है आपके मशीन इंडिपेंडेंट, देखिए ऑप्टिमाइजेशन है वो आपकी क्या है, 2 तरीके से दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है,
मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट। ओके ठीक है, एक आपकी दी हुई मशीन इंडिपेंडेंट और दूसरी जो आपकी दी हुई है मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट ओके। अब इसके अंदर से मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है इसके अंदर लूप ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे याद कर लेना बस, लूप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर जो पॉइंट है फर्स्ट है आपका कोड मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। कोड मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, वो रखना है मूविंग हाई फ्रीक्वेंसी रीजन टू लो फ्रीक्वेंसी रीजन। मूविंग हाई फ्रीक्वेंसी, चलिए इसको आप छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे आप। ये ध्यान रखिए लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है कोड मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। फिर नेक्स्ट है आपका लूप अनरोलिंग और नेक्स्ट इसके अंदर है आपके पास ही लूप जैमिंग। ये आपको इनके अंदर सब पार्ट के अंदर ध्यान रखना है। हर समय एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिक्स है, हर समय एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेकंड यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट फोल्डिंग, क्या है कांस्टेंट फोल्डिंग, ये हम क्या तरीके पढ़ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के। फिर है आपके रिडंडेंसी इलिमिनेशन, क्या है रिडंडेंसी इलिमिनेशन। फिर नेक्स्ट के अंदर जो आपके पास है वो है आपके पास स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन, क्या है स्ट्रेंथ रिडक्शन। और 1 2 3 4 5, फिफ्थ आपके पास है रिडंडेंसी इलिमिनेशन स्ट्रेंथ रिडक्शन। फिफ्थ है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, फिर देखिए यहाँ पे मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है। इसके अंदर जो टाइप है आपके फर्स्ट है रजिस्टर अलोकेशन, क्या है रजिस्टर अलोकेशन। इसके अंदर सेकंड है आपके पास है यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, क्या है यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड। थर्ड इसके अंदर है वो है आपके पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, क्या है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर जो फर्दर पॉइंट है वो है आपके फर्स्ट देखिए रिडंडेंट लोड और स्टोर। नेक्स्ट है आपके फ्लो कंट्रोल ऑप्शन। आप कैसा आ रहा होगा ना सर क्या लिखवा रहे हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको याद करना है। इसके अंदर है ना स्ट्रेंथ रिडक्शन और डी है आपका यूज ऑफ मशीन आइडियम्स। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, जैसे मैंने लिखवाई है आपको। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा कंपाइलर का एक मेजर पोर्शन ख़त्म होता है। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये मैंने जो आपको लिखवाया वहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से भी मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन कैसे बनती है। देखिए आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि लूप ऑप्टिमाइजेशन मशीन डिपेंडेंट है या मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट, आपको पता होना चाहिए कि मशीन डिपेंडेंट है। फिर आपको पूछा जाएगा कि लूप अनरोलिंग किसका पार्ट है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे लूप ऑप्टिमाइजेशन, रजिस्टर लोकेशन, यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड, पीप होल। तो आपको क्या करना है लूप ऑप्टिमाइजेशन का। ओके, ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर। फिर पूछा जाएगा कांस्टेंट फोल्डिंग किसका पार्ट है, तो आपको इनमें से कोई दे दिया जाएगा और आपको एक सही दे दिया जाएगा। आई बात समझ में ना। तो इस तरीके से मैंने ये पढ़ाया, उसके अंदर से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आया है नंबर ऑफ स्टेट्स का, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये मिल जाएगा। फिर ये पावर का क्वेश्चन आपको हर समय मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। फिर ये जो ग्राफ दिया है ना, इसके अंदर से तो आपके क्वेश्चन फिक्स एक मिलता ही मिलता है ना। ठीक है, फिर यहाँ ग्रामर ये होनी चाहिए। तो देखिए, जब मैं कोर्स लेके आऊँगा तब हम काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। इसको आप अच्छे से करके जाइएगा कि यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे सिंबल टेबल से फिर आपको यहाँ से आइडिया होगा ये क्वेश्चन आया हुआ याक वाला, लेक्स वाला, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला, रिमूव आईटीसी वाला, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना एग्जाम के अंदर। उन्हीं चीज़ को समराइज करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। जल्दी ही मैं क्या यूजीसी नेट के उन सबके कोर्सेस लेके आने वाला हूँ। एक बार मेरा स्टूडियो सेटअप हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।